नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब जो कहा है कुछ समय बाद वो बात सही साबित होती आई है और अब एक बार फिर वैसा ही हो रहा है। राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, 2 साल पहले कैम्ब्रिज में एक बयान दिया था कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क दी गई है। उनके इस बयान पर बहुत हंगामा मचा था। बीजेपी नेताओं ने उसकी काफी निंदा की थी और इसको देशद्रोह जैसा बता दिया था। उन लोगों ने ये कहा था कि बीजेपी से नफरत तो ठीक है, लेकिन आप देश का अपमान करने लग गए हैं। ऐसी बातें राहुल गांधी के लिए कही गई। इसके बाद जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले और उन्होंने ये कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं, तो उस बात का भी खूब मजाक उड़ाया गया और उस बात पर भी खूब तंज कसे गए। राहुल गांधी की इस बात पर भी खूब आलोचना हुई। बीजेपी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि राहुल गांधी किस तरह ये कह रहे हैं कि देश में नफरत भरी हुई है और वो मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। लोगों ने उन पर ये तंज तक कस दिए कि वो मोहब्बत को दुकान यानी व्यापार की वस्तु बनाए बैठे हैं। बीजेपी नेताओं के मन में जो कुछ आया उन लोगों ने राहुल गांधी के लिए कहा, लेकिन आज जो देश का माहौल है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने 2 साल पहले जो बातें कही थी वो सही साबित हुई हैं। देश में वाकई माहौल ऐसा बन गया है कि नफरत का ही बोलबाला दिख रहा है और सबसे आगे इसमें दिख रहे हैं बीजेपी नेता। आपको याद होगा कि अभी 2 दिन 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका में एक जानलेवा हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल बच गए और उन पर इस हमले की सभी लोगों ने निंदा की। पीएम मोदी ने भी निंदा की, राहुल गांधी ने भी निंदा की और उन्होंने कहा कि इस बात की बिल्कुल भर्त्सना की जानी चाहिए और ये बिल्कुल ठीक नहीं है और लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन यहाँ देश में जो बीजेपी नेता हैं उन लोगों ने राहुल गांधी की इस बात को भी एक मजाक बनाकर रख दिया और एक नेता ने, बीजेपी प्रवक्ता है अमित मालवीय, उन्होंने तो एक चैनल से बातचीत करते हुए इतना तक कह दिया कि देश में जो 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई है वो उनके अपने राजनीतिक फैसलों के कारण हुई है। और खास बात यह है कि प्रवक्ता ने जब ये बात कही तो जो एंकर जो उस चैनल पर बैठा था उसने उनको रोका नहीं, टोका नहीं और बल्कि इस बात को बाकायदा पोस्ट कर दिया कि इन्होंने ये बात कही है। यानी एक तरह से उस एंकर ने भी इस बात को एंडोर्स किया कि ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं। अब वो एंकर की सोच क्या है ये तो वही जाने, लेकिन राहुल गांधी की जो बात थी उससे पता चल रहा है कि बीजेपी की सोच क्या है, किस तरह देश में नफरत का माहौल भर गया है और कैसे हमारे ही 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या को यह बताया जा रहा है कि उनके राजनीतिक फैसलों के कारण हुई, यानी एक तरह से उसको जायज ठहराया जा रहा है। और ये सब हो रहा है पीएम मोदी की नाक के नीचे और वो फिर से चुप बैठे हुए हैं। तो आज हम इस बात पर खरी खरी चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी ने जो कहा था कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क दी गई है, क्या ये बात वाकई सही है? क्या जिस तरीके से देश में अभी हिंसा का माहौल है, आप जानते हैं कि बिहार में भी मुकेश सहनी के पिता को बेदर्दी से मार दिया गया और वो बड़े नेता हैं, उसके बावजूद उनके पिता की जिस तरह से हत्या हुई उसको लेकर अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। और इस पर अब बीजेपी नेताओं के जवाब देखिए। अजय आलोक हैं, वो कहते हैं कि सभ्य समाज में तो ऐसा होता रहता है और वो उदाहरण दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का कि जब अमेरिका सुपर पावर है और वहां ट्रंप पर हमला हो गया तो फिर तो ये भारत है। यानी ये इस तरह की बातें हो रही हैं। हमले को जायज ठहराना, 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या को सही बताना, ये किस किस्म के देश में हम लोग रह रहे हैं, ये बड़ी ही गंभीर और सोचने वाली बात है। तो आज हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ अमलेंदु जी की, नमस्कार, ये जिस तरीके की बातें हो रही हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की बात हो, चाहे मुकेश सहनी के पिता की बात हो, इन लोगों को तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि जम्मू कश्मीर में कितने लगातार आतंकी हमले होते जा रहे हैं और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि नहीं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा सी। यही बात जो मोदी कहते आ रहे थे, आपदा में अवसर, क्योंकि अभी जो माहौल हम देख रहे हैं, राहुल गांधी को फिर से निशाने पर लिया है। जिस तरीके की बातें अमित मालवीय ने एक चैनल पे कही हैं, जो चैनल अपने आप को सबसे तेज बताता है, तो सबसे तेज खबरें देने के चक्कर में उस चैनल ने इतना भी ध्यान नहीं रखा कि नफरत भी वो सबसे तेज फैलाने लग गया है। और जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, और एक वो जो नामी गिरामी पत्रकार जो हाथी के लिए बनी हुई खिचड़ी खा के भी खुद को धन्य समझते हैं, वो जब उसी बात को बिल्कुल बाकायदा कोर्ट के साथ दे रहे हैं कि अमित मालवीय ने ये सारी बातें कही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पत्रकार भी ये मान रहे हैं कि ऐसा ही है। चाहे इंदिरा गांधी, चाहे राजीव गांधी या इसके पहले गांधी जी, इन लोगों की जो हत्या हुई है ये इनके पॉलिटिकल डिसीजंस के कारण हुई है, पॉलिटिकल स्टैंड के कारण हुई है, ये कहना है अमित मालवीय का। क्या कहेंगे अमलेंदु जी, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था, क्या वो बात
सही साबित हो रही है। और क्या कहा था राहुल गांधी ने, अमलेंदु जी माफ कीजिएगा, आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन मैं एक बार अनुरोध करती हूँ कि हम वो क्लिप सुना दें जो 2022 में राहुल गांधी ने कही थी कैम्ब्रिज में, और जिस पर बीजेपी को बहुत तकलीफ हो गई थी कि राहुल गांधी विदेश में जाकर ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने तब, सुन लेते हैं इसको। We have massive level of polarization. We have huge unemployment. We have, as I said, the backbone of employment broken, and we have massive concentration of wealth. We are going to have social problems. They're coming, without any doubt. There is going to be a mass upsurge. Now the question is, can the opposition make that upsurge peaceful, effective in changing the politics? You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka, right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together, bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen, we need to cool this temperature down, because if this temperature doesn't cool down, things can go wrong. राहुल गांधी ने जो कुछ कहा अमलेंदु जी 2 साल पहले की वो बात, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी वो बात उतनी ही सही है कि बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया और बिल्कुल एक चिंगारी भड़कने की देर है। संसद में भी उन्होंने शायद हमने मणिपुर में भड़कते हुए देख भी ली, वहां पर जैसा हाल आज है कि अब साल भर बाद भी एक छोटा सा राज्य है और वहां पर 2 समुदायों के बीच जो माहौल है उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और आप बात कर रहे हैं, आप राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो उनके जो बयान है वो हिंसा को भड़काने वाले हैं, क्योंकि कल अमित मालवीय ने जो चैनल पर बात करते हुए सब बातें कही कि जो 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई वो उनके अपने पॉलिटिकल स्टैंड के कारण हुई। उसके बाद वो ये भी बोल रहे हैं कि तीसरी बार फेल राहुल गांधी, यानी वो राहुल गांधी को ये इस बात का तंज कस रहे हैं कि वो सत्ता में नहीं आ पाए। और फिर वो ये बोल रहे हैं कि वो बार बार पीएम मोदी के लिए ऐसी बातें करते हैं जिससे कि पीएम मोदी पर हमले हो, यानी वो हिंसा भड़काने का आरोप राहुल गांधी पर लगा रहे हैं। और हम लोगों ने अभी सुना राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की ये कोशिश है, हम टेम्परेचर यानी जो माहौल में गर्मी सी छाई हुई है, एक जो नफरत की और हिंसा की, उसको हम शांत करना चाहते हैं। और कांग्रेस चाहती है कि सब कुछ सारे लोग एक साथ आ जाए, सारे राज्यों में एकता हो, सारे समुदायों में एकता हो, लोगों के बीच एकता बढ़े। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। कहाँ वो हिंसा की बात कर रहे हैं? उन्होंने तो पीएम मोदी को संसद में गले तक लगाया था और वो बात भी आप लोगों को नागवार गुजरी। आप उस पर भी बीजेपी जो है उसका मजाक उड़ा रही थी कि वो इस तरह से गले पड़ गए। जब मोदी गले पड़ते हैं विदेशी नेताओं के तब आपको उस बात पे कोई तकलीफ नहीं होती, तब आप उसको बड़े महान उसके तौर पर पेश करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने पीएम मोदी को गले लगाकर ये कहा था कि मैं नफरत को छोड़ना चाहता हूँ, मतलब मैं नफरत के लिए कोई जगह ही नहीं रखना चाहता हूँ और हम भी चाहते हैं कि आपके दिल में भी हमारे लिए कोई नफरत ना रहे। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस वो एक बात है, लेकिन यहाँ जिस तरीके की टिप्पणी की, जिस बात को फिर जो पत्रकार हैं उन्होंने उसको एंडोर्स किया, और आज ये सब जो माहौल हम देख रहे हैं कि सभ्य समाज में तो हमले होना एक जिसको जायज बात बता रहे हैं, मामूली बात बता रहे हैं। क्या कहेंगे अमलेंदु जी, राहुल गांधी की बात फिर से सही साबित हो रही है? निश्चित तौर पे समित्रा जी, राहुल गांधी की बात फिर से सच हो रही है और भारतीय जनता पार्टी बार बार राहुल गांधी को सच साबित करती रहती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, ख़ास तौर से जो कल अमित मालवीय ने जो कहा है एक टीवी चैनल पे बैठ कर के समित्रा जी, वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और ये भारतीय जनता पार्टी की असली मानसिकता जो है, उनका जो असली चाल चरित्र चेहरा है उसको जाहिर करता है कि उनका असली चाल चरित्र चेहरा क्या है। यानी कि आप उन देश के 2 प्रधानमंत्रियों को जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने शहादत दी, आप उनकी शहादत को जायज़ ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ऐसे देखा जा सकता है। अमित मालवीय जो कह रहा है वो दोनों प्रधानमंत्रियों की शहादत को, उनकी हत्या को जायज़ ठहरा रहा है। उसका कहने का मतलब सिर्फ ये है समित्रा जी। चलिए, अमित मालवीय तो एक प्यादा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रोल आर्मी है उसका चीफ है, लेकिन जो उस समूह का जो न्यूज़ डायरेक्टर है, हाथी की खिचड़ी खाने वाला, वो क्यों उसको ट्वीट कर रहा है और पूरा वीडियो ट्वीट करता है 4 मिनट 54 सेकंड का, और कहीं भी वो बीच में उस अमित मालवीय को टोकता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है वो न्यूज़ डायरेक्टर।
हाथी की खिचड़ी खाया हुआ इतना मगन है, वो उसको इतना नशा चढ़ गया है हाथी की खिचड़ी का कि वो 1 सेकंड के लिए भी अमित मालवीय को टोकता हुआ नज़र नहीं आता है, और उसके बाद फिर उसको इंडोर्स करता है, यानी उसको ट्वीट कर करके। तो यानी इसमें सिर्फ अपराधी अमित मालवीय नहीं है शर्मिष्ठा जी, अपराधी वो न्यूज़ डायरेक्टर और वो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसने उसको अमित मालवीय को इतना कहने की छूट दी और उसके बाद उसको ट्विटर पे डाल करके उसको रिपोस्ट, मतलब उसको एक तरह से एंडोर्स किया। अब ये कांग्रेस के सोचने का विषय है शर्मिष्ठा जी कि कांग्रेसी उस चैनल पे क्यों जाते हैं और क्यों वहाँ बैठ करके इस तरह की गालियाँ अपने नेताओं के लिए सुनते रहते हैं। ये पहला मौका नहीं है इस तरह की चीज़ हुई, इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं, और तब भी ये कांग्रेसी वहाँ आकर के बैठते हैं। तो खैर ये उनका मसला है, कांग्रेसियों को कौन बैठता नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कांग्रेसी कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, आतंकियों ने जिनकी जान ली, उनकी हत्या को जायज़ ठहराने का काम सत्तारूढ़ दल का ट्रोल आर्मी का चीफ कर रहा है। हमारी आपत्ति इस बात को लेकर के शर्मिष्ठा जी, नरेंद्र मोदी को और जेपी नड्डा को और अमित शाह को, तीनों को सामने आकर के इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या वो अमित मालवीय के बयान को एंडोर्स करते हैं कि नहीं करते हैं, और उसकी निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं। ये तीनों को आकर के सामने बताना चाहिए। अगर सामने आकर के इसकी निंदा नहीं करते हैं और इसको विड्रॉ नहीं करते हैं तो ये साफ समझा जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, और फिर आगे से भारतीय जनता पार्टी की फिर जो समीक्षा की जाएगी वो फिर इस बयान के आलोक में ही की जाएगी शर्मिष्ठा जी। इसी तरीके से जिस तरीके से अजय आलोक का बयान है कि सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ये भी शर्मिष्ठा जी यानी कि हिंसा को जायज़ ठहराने और हत्याओं को जायज़ ठहराने की एक तरीके से ये पॉलिसी है, और इस पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि किस तरीके से उसके राज में जो हत्याएं हो रही हैं उनको भी जायज़ ठहराया जा रहा है, और पूर्व प्रधानमंत्रियों की जो शहादतें हुई हैं उनकी भी हत्याओं को जायज़ ठहराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। तो अमित मालवीय का कथन और अजय आलोक का बयान, ये दोनों अलग तरीके नहीं हैं, बल्कि इनको क्लब करके देखने की आवश्यकता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंसा की राजनीति कर रही है। और राहुल गांधी ने जो कहा था कि पूरे देश में इन्होंने आग कैरोसिन छिड़क दिया है, शर्मिष्ठा जी कैरोसिन नहीं छिड़क दिया, अब ये उस कैरोसिन में आग भी लगाने जा रहे हैं इस तरह की बातें करके। चाहे वो मुकेश सहनी के पिता की जान लेने का मामला हो, और चाहे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत का मसला हो, उस पर अमित मालवीय का बयान, ये दोनों बातें साबित करती हैं कि ये अब कैरोसिन में आग भी छिड़कने जा रहे हैं। असली टुकड़े टुकड़े गैंग यही समझ जाएंगे जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं शर्मिष्ठा जी। जी बिल्कुल, असली टुकड़े टुकड़े गैंग, क्योंकि एक बिल्कुल असंसदीय शब्द है और लोकतंत्र में ऐसे शब्दों के लिए, ऐसे जुमलों के लिए कोई स्थान होना नहीं चाहिए। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि जब से मोदी इस देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्होंने संभाली है, तब से इन बातों को, मतलब जिसको हम कहते हैं कि न्यू नॉर्मल, कि हाँ चलो ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसको भी हम सहजता से स्वीकार कर लें। मुझे नहीं लगता अमलेंदु जी कि इसके पहले, मतलब क्योंकि यही देश है, जब हम ये देख रहे हैं 10 सालों में ये देश ऐसा हो गया है कि गांधी जी की मूर्ति पर या उनकी तस्वीर पर बाकायदा वो गोली चलाने का वो एक प्रहसन किया जाता है, और फिर गुब्बारों में भले लाल रंग रहकर बहाया जाता है और उस पर खुशियां मनाई जाती हैं। ये पहले कभी नहीं होता था। गांधी से नफरत करने वाले तो इस देश में हमेशा से रहे हैं, तभी तो उनको मारा भी गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि उस चीज को आपने पब्लिकली आप वो करने लगे कि चलो ठीक है, मारा और हम उस चीज की खुशी मना रहे हैं। और अब जिस तरीके से इंदिरा गांधी को लेकर या राजीव गांधी को लेकर, और इसमें कहीं ना कहीं मोदी खुद जिम्मेदार हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। और अमरेंद्र जी, राहुल गांधी इतना सब होने के बावजूद उन्होंने अपना पिता खोया है, अपनी दादी को खोया है, तो ये उनके लिए एक परिवार का दर्द तो है ही। और इस देश ने भी 2 प्रधानमंत्रियों को खोया है, लेकिन बीजेपी को ऐसा लग रहा है गांधी परिवार से तो नफरत है ही, लेकिन वो भारत की भी एक जो राजनीतिक विरासत है उसको भी बिल्कुल वो खत्म करके एक नया इंडिया बनाना चाहती है। ये अब नजर आ रहा है, क्योंकि इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। चाहे वाजपेयी जी भी रहे प्रधानमंत्री, तो भी उन्होंने कभी इस तरह से कि इंदिरा गांधी या राजीव गांधी की उनको जो शहादत हुई है उसको उन्होंने सही ठहराया हो कि ठीक किया उन लोगों के साथ, या उन लोगों ने अपने पॉलिटिकल स्टैंड जो लिए उसके कारण उनके साथ ऐसा हुआ। ऐसी बात बोलने की ना कोई जरूरत करता था, और अगर कोई करता था तो भी बीजेपी में नेता तब ऐसे होते थे शायद कि वो उस बात को वो करते, मतलब अंदर अंदर चाहे वो जैसे भी हो, लेकिन पब्लिक इस तरह से बोलने की हिम्मत तो नहीं दिखाते थे। लेकिन अब जो करने लगी है बीजेपी, ये नए भारत की, मोदी के भारत की बीजेपी है, जिसमें इस नफरत को भी न्यू नॉर्मल बोलकर प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी का जज्बा एक अलग ही है, वो अभी भी यही बात बोल रहे हैं कि मैं नफरत के
बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ, और न वो केवल खुद बल्कि वो इसमें बीजेपी को भी शामिल करना चाहते हैं। पिछले साल जब वो भारत जोड़ो यात्रा पर थे तो उनका ये जुमला जो है वो काफी चर्चा में आया था। और क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने, एक छोटा सा वीडियो जो है उसको भी हम देख लेते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को, आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। राहुल गांधी ने तो बाकायदा बीजेपी को भी आमंत्रित किया अपने साथ कि आइए आप भी ये करिए। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? जब राहुल गांधी ने 2022 में कैम्ब्रिज में केरोसिन वाला जो बयान दिया था, उसको बीजेपी ने बिल्कुल अपने ऊपर हमले की तरह लिया। और गौरव भाटिया जो उस समय बीजेपी प्रवक्ता भी थे, उन्होंने ये लिखा कि ये राहुल गांधी और गांधी परिवार की आदत हो गई है, वो पीएम मोदी से नफरत करते करते भारत माता के खिलाफ ही वक्तव्य देते हैं। ये गौरव भाटिया ने कहा था। इसके बाद अमलेंदु जी, पिछले साल मानसून सत्र में जब मोदी सरकार के खिलाफ मणिपुर के मसले पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस समय राहुल गांधी ने ये कहा था संसद के भीतर की भारत माता की हत्या हो रही है, और तब भी उन्होंने ये केरोसिन छिड़कने वाली बात कही थी। भारत माता की हत्या की बात को संसद से फिर हटा दिया गया, जो कार्रवाई से हटा दिया गया था। और राहुल गांधी ने ये कहा था कि आप पूरे देश में केरोसिन डाल रहे हैं, आपने पहले मणिपुर में केरोसिन डाला, हरियाणा में केरोसिन डाला और पूरे देश को आग लगा रहे हैं। हरियाणा में भी नूंह की जो घटना हुई थी उसको लेकर काफी एक तनाव भरा माहौल हो गया था, लेकिन बीजेपी वहां भी वैसे ही बैठी रही जैसे वो गुजरात में मोदी सरकार के वक्त में बैठी हुई थी। अब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा था कि राहुल गांधी की देशभक्ति आज बताती हूँ। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर कहा कि पूरे देश में केरोसिन फैला है, बस आग लगाने के लिए चिंगारी की जरूरत है। माचिस ढूंढते ढूंढते राहुल गांधी कहाँ कहाँ गए। यानी राहुल गांधी पर ये जो आज आरोप लगाया अमित पालवी ने, ये आज की बात नहीं है, ये पिछले साल या उसके पहले से ये सिलसिला चल रहा है। अमलेंदु जी क्या कहेंगे, बीजेपी ये जितनी नफरत राहुल गांधी से करती है, जितना वो राहुल गांधी को बदनाम करने की आज भी कोशिश कर रही है, मतलब बार बार उनको ये कहना कि वो तीसरी बार फेल हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के भाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव में ये कहा कि वो बच्चा जो है उसको 500 में 499 अंक नहीं मिले, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इस तरह से बता रहा है कि मुझे इतने नंबर मिले। वो जितना भी उन्होंने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया या बार बार वो मार खा के रोते हुए आ जाता है, ये सारी बातें राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी से बीजेपी की नफरत का आखिर क्या कारण है? क्यों राहुल गांधी से इतना खौफ खाती है बीजेपी? देखिए समिता जी, राहुल गांधी से बीजेपी के खौफ खाने का असली कारण ये है कि राहुल गांधी जनता से जुड़े हुए हैं और राहुल गांधी जिस लीगेसी को ओन कर रहे हैं, यानी वो गांधी नेहरू परिवार की जो विरासत है जिसको वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस विरासत से ही भारतीय जनता पार्टी और उनका जो मातृ संगठन है आरएसएस उसको हमेशा से चिढ़ रही है। और उसको ये लगता रहा है कि अगर ये परिवार ना होता तो ये अब तक इस देश पे कब्जा कर चुके होते, और इसमें ये विफल रहे हैं चूँकि इस परिवार ने बार बार जो है इनको आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेला है। आज भी भारतीय जनता पार्टी भले ही सरकार में है, नरेंद्र मोदी भले ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन और जेपी नड्डा भले ही दावा कर रहे हो कि पैन इंडिया पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी पैन इंडिया पार्टी नहीं है। आज भी पैन इंडिया पार्टी कांग्रेस ही है, जो पूरे देश भर में एक पार्टी के तौर पे है। ये आज भी कांग्रेस ही है, जिसका हर गांव में आपको उसका कार्यकर्ता मिल जाएगा, ये कांग्रेस भी है। तो राहुल गांधी से चिढ़ की असली वजह यही है कि राहुल गांधी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो परंपरा नेहरू गांधी परिवार की थी, इस देश की मिट्टी से प्यार करने की परंपरा है, उसको राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की राहुल गांधी से चिढ़ की असली वजह समिता जी यही है। और इस चिढ़ में ये इतने ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि ये खुद जो है वो देश के विरोध पर उतर आते हैं। अब आप इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत के खिलाफ बोलते बोलते आपको पता ही नहीं चला कि आपने
कब वो लाइन क्रॉस कर दी और कब आप देश के विरोध में खड़े हो गए। इसी तरीके से इंडिया गठबंधन जब बना तो इंडिया के गठबंधन के नाम के विरोध में आप इस हद तक आगे बढ़ गए कि आप एंटी इंडिया हो गए, एंटी नेशनल हो गए, और इस तरीके की बातें आप करने लगे कि इंडिया का नाम बदल दिया जाए और घमंडिया, इस तरह की सब बातें करने लगे। तो ये इनकी जो कमजोरी है शर्मिष्ठा जी, राहुल गांधी बार बार इनको जो है खींच करके उस ज़मीन पर ले आते हैं जहाँ से इनको दिखाई पड़ना बंद हो जाता है कि राहुल गांधी का मुकाबला किस तरीके से किया जाए। राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए अरबों रुपया खर्च किया गया, और जैसा कि राहुल गांधी का खुद का कहना था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि मेरी छवि खराब करने के लिए अरबों रुपया खर्च किया गया और मैंने एक झटके में उसको समाप्त कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अब बेचैनी इसलिए पड़ रही है शर्मिष्ठा जी कि वो जो रुपया खर्च किया गया था राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए, वो रुपया तो बेकार गया ही। राहुल गांधी की जो दूसरी मतलब जो छवि जनता के सामने आई, जो उनकी असली छवि है, मतलब छवि तो एक बनाई हुई होती है, जैसे मोदी जी की छवि बनाई हुई है कि 56 इंच की छाती है, बहुत ओरेटर है, और मालूम पड़ता है कि अब टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है तो अगड़ा का बगड़ा हो जाता है उनका, ये सब देखने में आया है। तो वो बनी हुई छवि है, तो वो छवियाँ टूटा करती हैं। लेकिन राहुल गांधी की जो असली सीरत है वो सामने निकल करके आ रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को परेशानी ये हो रही है कि जो इतना रुपया राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए खर्च किया गया उसका हासिल नहीं हुआ। राहुल गांधी ने बल्कि मोदी जी की छवि तोड़कर रख दी, और अब ये सामने आ गया कि मोदी जी को लेकर के राहुल गांधी जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की प्रहार करते हैं, उससे ये सामने आया कि राहुल गांधी ने मोदी जी को एक तरीके से उस पिच पे ला करके फांस दिया है जिस पिच पे भारतीय जनता पार्टी खुद खेला करती थी। भ्रष्टाचार के मामले पर साबित कर दिया राहुल गांधी ने कि नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करना खोखला नारा है, और ये भ्रष्टाचारियों से मिले हुए हैं, ये राहुल गांधी ने साबित कर दिया। आरएसएस की जो पूरी विचारधारा है उसको लेकर के राहुल गांधी ने किस तरीके से बेनकाब किया कि 400 पार का नारा जो है वो संविधान को बदलने के लिए और संविधान के ऊपर खतरा है। तो ये 400 पार का नारा और आरएसएस की वैचारिकी किस तरीके से संविधान के खिलाफ है और किस तरीके से मानवाधिकारों के खिलाफ है, इसको लेकर के राहुल गांधी ने बेनकाब कर दिया इनको। तो कुल मिला के शर्मिष्ठा जी, राहुल गांधी जिस नीति पर चलते हैं और राहुल गांधी की जो राजनीति है उससे भारतीय जनता पार्टी खौफ में दिखाई पड़ती है, और इसीलिए राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके के षड्यंत्र रचे जाते हैं, और इस षड्यंत्र रचने में भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक चली जाती है। यानी कि अब उसके नेता अगर जो है ये कहें कि सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, और दूसरा व्यक्ति जो है वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत को जो ये बताया कि उनके पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से ये हत्या हुई, तो आप समझ सकती हैं कि इनका मतलब स्तर कहाँ तक गिर चुका है, और इससे नीचे गिरा हुआ स्तर शर्मिष्ठा जी क्या होगा। मतलब अभी तक तो ये समझा जाता था कि प्रधानमंत्री का ही स्तर गिरा हुआ है, लेकिन यहाँ तो पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री क्या, मतलब जैसा प्रधानमंत्री का स्तर है उससे वैसा ही स्तर इनके और नेताओं का भी सबका होता चला जा रहा है। तो अब पहले होता यह था कि नीचे के स्तर लोगों के स्तर गिरे होते थे, लेकिन ऊपर थोड़ा सा बचा के रखा जाता था। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी भी कोई मोदी जी से कोई अलग हो ऐसा नहीं था, यही था, लेकिन फिर भी वो एक आवरण ओढ़ के रखते थे और ये दिखाने की कोशिश करते थे कि बड़े उदारवादी हैं, और मतलब उनके बारे में कहा जाता था कि सही आदमी गलत पार्टी में है, लेकिन वो भी गलत आदमी गलत पार्टी में ही थे। ऐसा नहीं कि सही आदमी गलत पार्टी में थे, उनकी भी बहुत सी चीज़ें जिन पर बातचीत हो सकती है। चूँकि हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है कि किसी मृतक व्यक्ति की उसके जो जाने के बाद उस पर बातचीत की जाए, लेकिन अगर बातचीत की जाएगी और इसी तरह की बातें की जाएंगी तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी बहुत सी बातों पर चर्चा हो जाएगी कि किस तरह के उनके बयानात सब रहे हैं। लेकिन फिर भी एक आवरण वो ओढ़ के रखते थे, और शायद वो आवरण आरएसएस जो था वो सिखाता था कि आपको मृदुभाषी बन के रहना है, लोगों के बीच में अंदर आपके मन में कुछ भी हो लेकिन ऊपर से जो आप आवरण ओढ़ के रहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी उस तरीके का आवरण ओढ़े रहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आकर के शर्मिष्ठा जी ये आवरण उतार के फेंक दिया है। और या तो आप ये कहिए कि चूंकि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई 2 बार, तो उसे ये लगा कि अब उस आवरण की कोई आवश्यकता नहीं है। जब उसकी आवश्यकता नहीं तो उसको ओढ़ने से क्या फ़ायदा। अटल जी के साथ वो आवरण भी चला गया, अटल जी गए वो आवरण भी चला गया। अब नरेंद्र मोदी के रूप में नई भारतीय जनता पार्टी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है शर्मिष्ठा जी, भारतीय जनता पार्टी वही है जो अटल जी के समय में भी थी, लेकिन उसने वो चोला उतार के फेंक दिया है जो अटल जी के समय में चोला उसने ओढ़ा हुआ था। असली चाल चरित्र चेहरा इनका यही है, और मोदी जी को धन्यवाद बनता है कि उनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुखौटा उतार के फेंक दिया और अब असली स्वरूप में भारतीय जनता पार्टी सामने आ गई है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है शर्मिष्ठा जी, ये असली चाल चरित्र चेहरा है। और इनको राहुल गांधी से परेशानी इसलिए होती है कि राहुल गांधी ने जनता के सामने ये सामने ला के रख दिया है कि इनका असली चाल चरित्र चेहरा ये है, किस तरीके से जनता के खिलाफ है, किस तरीके से भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। ये राहुल गांधी ने सामने ला के रख दिया, तो यही इनकी परेशानी का सबब है शर्मिष्ठा जी।
बिल्कुल, राहुल गांधी से बीजेपी का खौफ इसीलिए है क्योंकि राहुल गांधी बीजेपी से बिल्कुल नहीं डरते। उनके ऊपर लगातार हमले हुए हैं। बीजेपी ने उन्हें न जाने क्या-क्या कहा, किस-किस तरीके से उनकी छवि खराब की और न केवल उन्हें बल्कि उनके दिवंगत पिता, दिवंगत दादी और यहाँ तक कि उनकी माँ को भी, मतलब सोनिया गांधी के लिए भी जिस निम्नतम स्तर की बातें हुई हैं, ये सभ्य समाज में बिल्कुल नहीं होता। लेकिन बीजेपी के नेताओं के हिसाब से तो सभ्य समाज में जब किसी की जान ली जा सकती है तो किसी की चरित्र हत्या भी करना उनके लिए बहुत ही सामान्य बात है। और वाकई ये बिल्कुल सही बात है कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी जो है, या मोदी शाह वाली जो बीजेपी है, इसमें जो आवरण जो एक बीजेपी ने ओढ़ रखा था, एक ये दिखाने का कि नहीं हम पार्टी विद द डिफरेंस, तो बिल्कुल पार्टी विद द डिफरेंस ही है बीजेपी। और वो डिफरेंस ये है कि अभी तक बाकी जितने राजनीतिक दल हुए उन सब ने संविधान को माना, संविधान के हिसाब से किया और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए चाहे जो भी कुछ किया हो, इन्हें गलत काम सारे राजनीतिक दल करते हैं, बहुत से नेता करते हैं, लेकिन संविधान की मर्यादा का ख्याल रखा ही गया है। अब तक बीजेपी ने उस मर्यादा को भी तार-तार कर दिया है और शायद इसीलिए बीजेपी को अब संविधान हत्या दिवस जैसे मनाने की जरूरत भी पड़ रही है, क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो बीजेपी राहुल गांधी के बातों का जवाब कैसे दे। तो बहुत अच्छा है कि हम राहुल गांधी को ही बदनाम करने की कोशिश करें, लेकिन राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश में एक बार बीजेपी ने फिर अपना ही चेहरा उजागर किया है। उसने अपने जो नकाब जो भी बचा कुचा था उस सबको उसने उतार फेंका है। अब सवाल यह है अमलेंदु जी कि मोदी इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि जयराम रमेश ने उन्होंने ये लिखा है इस मतलब जो अमित मालवीय के बयान के बाद कि इस आदमी का बयान कितना घिनौना और शर्मनाक है। अगर स्वघोषित नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री में थोड़ी भी शालीनता है तो उन्हें इस आदमी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और वहीं पवन खेड़ा ने कहा कि इन शहीदों ने जो एकमात्र राजनीतिक निर्णय लिया था वो भारत के लिए जीना और मरना था। बीजेपी के मूर्ख भी इस भावना को नहीं समझ पाएंगे। क्या हमें बीजेपी की राष्ट्र विरोधी मानसिकता के और सबूत चाहिए? तो अमलेंदु जी, यहाँ पर बीजेपी की राष्ट्र विरोधी मानसिकता जो सामने आ गई है और जिस तरह से बोल रहे हैं जयराम रमेश कि आप अमित मालवीय को बर्खास्त करिए, क्या अमित मालवीय को बर्खास्त करके कुछ मिल पाएगा बीजेपी को, या वो अपना कोई स्पेस सेविंग कर पाएगी? क्योंकि यहाँ तो जाहिर हो गया है कि अमित मालवीय एक सामने प्यादा हैं और उनके पीछे जो है पूरी आर्मी खड़ी हुई है और वो आर्मी जो है वो भी इसी युद्ध के लिए निकली है कि हमको किसी भी तरह भारत की जो राजनीतिक विरासत, जो पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत है, उसको भी बिल्कुल कलंकित कर देना है। और गांधी परिवार से नफरत के नाम पर हमको पूरे कांग्रेस के लिए जिस तरीके से बातें वो कर रहे हैं, क्या बीजेपी का यहाँ पर मुखौटा जो पूरा सामने उतर चुका है और असली चेहरा सामने आ गया है, उसके बाद बीजेपी को और नुकसान होने की संभावनाएं आप आगे देख रहे हैं? एक तो समित्रा जी, इन कांग्रेसियों को पता नहीं क्या है कि साहब अमित मालवीय का इस्तीफा हो, उसको बर्खास्त कर। अरे अमित मालवीय प्यादा है, अमित मालवीय क्या है? अमित मालवीय वही वो बोला है जो वही है जो उसको ऊपर से आदेश मिला है। अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी की नीति थोड़ी तय कर रहा है, वो तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह तय कर रहे हैं, जेपी नड्डा तय कर रहे हैं। तो वो तो उस जो नीति तय हुई है उसको आगे एग्जीक्यूट कर रहा है वो तो उसके हटाने से क्या होगा? तो ये मांग ही मुझे लगता है बड़ी अजीब तरीके की है कि साहब अमित मालवीय ने ऐसा कहा तो उसको हटा दो। ठीक है, वो अमित मालवीय को हटा देंगे, फिर दूसरा आकर के इसी तरह की बातें बोलेगा और बोलते रहते हैं। अमित मालवीय को पहला थोड़ी बोल रहा है इस तरह की बातें, तमाम उनके प्रवक्ता इस तरह की बातें करते रहते हैं, गाली गलौज सब करते हैं। लेकिन ये कांग्रेसी भी उन चैनलों पर जाकर के क्यों बैठते हैं, फिर जाकर के वहाँ बातें करते हैं। तो ये बहुत सारे समझ, तो अमित मालवीय को हटा देंगे अगर मोदी जी या अमित शाह और नड्डा जी, तो उससे कोई भारतीय जनता पार्टी शुद्ध हो जाएगी, ऐसा थोड़ी है। बात करनी चाहिए आपको कि भारतीय जनता पार्टी की असली पॉलिसी क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी अमित मालवीय के बयान को एंडोर्स करती है? सवाल ये पूछना चाहिए आपको। आप कह रहे हैं उसको हटा दीजिए, यानी कि आप खुद कह रहे हैं कि उसका अपना बयान है मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है। तो ऐसे कांग्रेसियों की जो बुद्धि है उस पर तो बलिहारी जाया जाए समित्रा जी, और क्या कहा जाए? क्या आप खुद बताना चाहते हैं कि उसका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है? अरे ये उसकी पार्टी की आइडियोलॉजी है जिसको आकर के बोल रहा है वो। तो सवाल उस पार्टी से होना चाहिए कि आप बताइए कि आपकी आइडियोलॉजी है, ये सवाल होना चाहिए। और उन चैनलों पे जाना बंद करना चाहिए इनको, जिसका न्यूज़ डायरेक्टर जो उसको क्लिप को जो फिर रिट्वीट कर रहा है, मतलब उसको बता रहा है और देश को कि जो नहीं सुन पाए हों वो जाकर के उसको ट्विटर पर जाकर के देख लें। और ये कांग्रेस जाकर के फिर वहाँ बैठेंगे उसी चैनल पर जाकर के, फिर राहुल गांधी को गाली सुनवाएंगे, सुन करके लौट के चले आएंगे। तो ये इनका अपना मसला है समित्रा जी। लेकिन जो असली बात है वो ये है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की असली चरित्र चेहरा जो है वो सामने आ रहा है। और ये आप देखिए, अगर इतिहास में जाया जाए समित्रा जी,
तो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, आपको शायद नहीं याद हो, लेकिन मैंने अच्छे तरीके से, मुझे याद, अभी तक मुझे खबरें याद है, मुझे सामने वो अखबार का वो चित्र याद आता है कि बैलगाड़ी पे बैठ करके अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, इन्होंने दिल्ली में जो था वो प्रदर्शन किया था कि वहाँ ऑपरेशन के उसके लिए सेना भेजी है वहाँ पंजाब में, हरमंदिर साहब पे। और 30 नवंबर, अगर मेरी ध्यान से 9 नवंबर 1984 को जॉर्ज फर्नांडीज का पत्र निकलता था प्रतिपक्ष के नाम से। उसमें नानाजी देशमुख का बाकायदा लेख था और उसमें उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को जायज़ ठहराया था और ज्ञानी कृपाल सिंह, जत्थेदार ज्ञानी कृपाल सिंह, उनको दोषी ठहराया था कि जो 84 में घटनाएं हुई उसके लिए वो दोषी थे कि उन्होंने इस तरीके के बयान दिए थे। ये है, और हम उसको पब्लिक डोमेन में है वो प्रतिपक्ष अखबार जो है। तो ये जो लोग खड़े हुए थे उस समय इसके साथ में, और अटल बिहारी वाजपेयी का खुद का जो चुनाव वो था संचालक, उसके ऊपर मुकदमे हैं 1984 के दंगों के। तो बहुत सारी चीज़ें फिर इतिहास में से निकल कर के सामने आएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि फिर आपका इतिहास निकल करके सामने आने लग जाए और आपके कुकृत्य जो है वो देश के सामने आने लग जाएं। तो ये शर्मिष्ठा जी असल में जो है वो राहुल गांधी जो कहा था कि उन्होंने पूरे आग छिड़क दी है, तो देखिए इनका मकसद क्या है, देश भले ही भाड़ में जाए, इनकी सत्ता बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक मणिपुर जाने का समय नहीं निकाल पाए और मणिपुर को लेकर के यानी अविश्वास प्रस्ताव आया लोकसभा में, तब प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा लोकसभा में आने के लिए, और मणिपुर का माँ उनके मुंह से तब निकला जब विपक्ष वॉकआउट करके चला गया। लोकसभा में अभी जब वो अपना भाषण रख रहे थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा का उत्तर दे रहे थे, पूरे समय मणिपुर को वांट जस्टिस के नारे लगते रहे। प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का मान नहीं निकला, और राज्यसभा में जब मणिपुर की बात की उन्होंने तब की जब विपक्ष वॉकआउट कर गया। तो आप समझ सकती हैं कि इनकी क्या रणनीति और क्या कार्य नीति है, ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। कुल मिला के सुमित्रा जी, देश बहुत कहा जाए नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ है, और ऐसे लोग सत्ता में आ गए हैं किसी भी तरीके से जिनका इस देश के प्रति ना कोई सम्मान है, ना इस देश के शहीदों के प्रति कोई सम्मान है, और ना देश के संविधान के प्रति कोई सम्मान है। बिल्कुल, और मोदी जी इस सबके लिए जिम्मेदार हैं अगर ये कहा जाए तो इसमें शायद कोई गलती नहीं होगी। हम कोई मोदी जी पर उंगली इस तरह से नहीं उठा रहे हैं कि उनके खिलाफ हमारा कोई पर्सनल वो हो, लेकिन अमरेंदु जी यहाँ पर जिस तरीके की बात राहुल गांधी के लिए की जा रही है और राहुल गांधी के बहाने जिस तरह से 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत को जायज ठहराया जा रहा है, उनके जो उन पर जो कुछ हमले हुए उसको आप सही बता रहे हैं कि आपका जो पॉलिटिकल स्टैंड था उसके कारण ऐसा हुआ। यानी एक तरीके से आप लोकतंत्र में हिंसा के लिए स्थान बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि राजनीति आज खत्म हो गई है या नेता जो हैं अब कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं लेंगे। बतौर प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत सारे फैसले लेते हैं, आगे जब दूसरे प्रधानमंत्री होंगे वो भी बहुत सारे फैसले लेंगे जो दूसरे को नागवार गुजर सकते हैं या दूसरे जो है उन फैसलों से सहमत नहीं हो सकते। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उन फैसलों से असहमत हैं इसलिए आप जाकर आप किसी की जान ले लें और किसी को अपने रास्ते से हटा दें। ये लोकतंत्र में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। राहुल गांधी लगातार इसी बात को तो बोलते आए हैं, चाहे ट्रंप पर भी हमला हुआ उसी बात को राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा। तो अब जो प्रधानमंत्री, यानी आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर जयराम रमेश मांग कर रहे हैं कि आप अमित मालवीय को हटा दीजिए, उससे क्या होगा? बात तो यह है कि आपकी सोच तो वहीं के वहीं रहेगी और बीजेपी की जो सोच है वो वही रहेगी, वो नहीं बदलेगी। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यही है कि प्रज्ञा ठाकुर भी जो थी वो संसद में थी और मोदी ने कहा था कि मैं उनको माफ नहीं करूंगा दिल से, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। और ये वही लोग हैं जो बाबरी मस्जिद को गिराकर और उसके ऊपर चढ़कर नाचते भी हैं, खुश होते हैं, एक दूसरे के कंधे पे सवार होकर खुश होते हैं। तो अगर आप किसी के धर्म स्थल को गिराकर आप खुश हो रहे हैं, किसी को मारकर आप अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, किसी की शहादत को आप जो बोल रहे हैं कि ठीक हुआ, ये सारी बातें जो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी सोच से तो कभी बदलेंगे नहीं। सवाल ये है यहाँ पर बात कांग्रेस और बीजेपी की तो इस तरह से नहीं है कि बीजेपी ने कांग्रेस पर कोई हमला बोला या राहुल गांधी पर कोई हमला बोला। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जो बात कही है वो बात जो गांधी जी भी बोलते आए थे, अगर वो कि एक कोई थप्पड़ मारे एक गाल पे और मैं दूसरा गाल आगे कर दूंगा, इस बात को लोग बेवकूफी की तरह लेते हैं। लेकिन गांधी जी का कहना तो यही था कि अगर आंख के बदले आंख होती जाए तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। उसी बात को राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, हमको नफरत कहीं ना कहीं तो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए और उसके बाद मोहब्बत का प्रसार होना चाहिए, तभी तो
दुनिया बनी रहेगी, देश बना रहेगा, लोग बने रहेंगे, इंसानियत बनी रहेगी। अब अमलेंदु जी, यहाँ पर कांग्रेस क्या केवल ये मुंह जबानी खर्चा करके अपना काम उसको चला लेना चाहिए, या कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को भी सड़क पर उतरना चाहिए, पीएम मोदी से कम इस्तीफे की मांग तो करनी चाहिए कि या तो आप इस बयान पर आकर माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान करने में। नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक उन्होंने सारे प्रधानमंत्रियों का अपमान किया, यानी जो बाकी जिन प्रधानमंत्रियों से उनकी पॉलिटिकल एम में कहीं कोई अड़चन नहीं आई, चाहे देवगौड़ा हैं, चाहे इंद्र कुमार गुजराल हैं या बाकी लोग, उनको कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन बोला है तो नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन्हीं लोगों को बोला है। जाहिर है गांधी परिवार से उनको तकलीफ है, लेकिन अब क्या, ये देश का सवाल है। देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत को लेकर जितनी निकृष्ट टिप्पणी की गई है, क्या इसके बाद हम इस देश में लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को, सामान्य लोगों को सड़क पर आंदोलित होते हुए देख सकते हैं? क्योंकि जैसा गालिब ने कहा है कि रगों में दौड़ते फिरते रहने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर वो लहू क्या है। क्या ये दिखना चाहिए कि आपके अंदर ये देशभक्ति की भावना केवल मुंह जबानी खर्चा करने की है, या उसका कहीं कोई प्रदर्शन भी होना चाहिए? देखिए संमित्रा जी, अब ये तो विपक्ष को और कांग्रेस को उनको तय करना है कि इस पे वो क्या एक्शन लेते हैं। बाकी हम लोग जो समीक्षा कर सकते हैं वो हम समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पे एक्शन ले सकती है कांग्रेस, या विपक्ष इस पे एक्शन ले सकता है। हमारे ना कोई सुझाव हैं ये किसी के लिए, और सुझाव देने वाले हम कोई हैं भी नहीं। हम तो समीक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस कुछ गलत करेगी तो उसकी भी हम समीक्षा करेंगे इसी तरीके से। जिस तरीके से बीजेपी अगर गलत कर रही है तो हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, तो कांग्रेस अगर गलत करेगी तो उसकी भी समीक्षा करेंगे। और हमने की भी है पहले भी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने गलतियां नहीं की हैं, किसी और दल ने कोई गलतियां नहीं की। हमने सबकी समीक्षा की है, जब जिसका समय आया उसकी हमने समीक्षा की है। आज सवाल संमित्रा जी सिर्फ ये नहीं है कि ये कांग्रेस बनाम भाजपा का मसला, ये कांग्रेस बनाम भाजपा का मसला है ही नहीं। ये सीधे सीधे इस देश की शहादत की जो विरासत है उसके अपमान का मसला है। और भारतीय जनता पार्टी के टोल आर्मी चीफ ने जो है इस देश की शहादत जो है उसकी विरासत का अपमान किया। ये महत्वपूर्ण मसला इसलिए है। तो इस पे निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री को स्वयं आगे आकर के उसकी निंदा करनी चाहिए और कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का ये मत नहीं है। ये उनको आगे आकर के कहना चाहिए। अब प्रधानमंत्री आगे आते नहीं आते, प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। जेपी नड्डा ही कम से कम आ जाए, जो भारतीय जनता पार्टी के अभी तक अध्यक्ष हैं, वही आकर के इस बात को कहें, चूँकि उन्हीं के अंडर काम करते हैं अमित मालवीय, तो वो आकर के कहें। और उससे ज़्यादा वो जो जिस चैनल पे ये प्रसारित हुआ है संमित्रा जी, और उस चैनल के तमाम मालिकान और सब जो थे जाकर के प्रियंका गांधी का इंटरव्यू ले रहे थे और फोटो खिंचा रहे थे प्रियंका गांधी के साथ। पहले तो उस अपराधी का भी पता लगेगा जिसने प्रियंका गांधी के साथ इंटरव्यू फिक्स कराया था इस चैनल का, उसका भी पता लगना चाहिए। तो उस चैनल को माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे चैनल पर इस तरह की हुई और हम आपको इससे अलग करते हैं। और उस न्यूज़ डायरेक्टर को माफ़ी मांगनी चाहिए जिसने इसको ट्वीट किया कि हमारा इससे कोई लेना नहीं है, ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं। राहुल कमल के इसको ट्वीट करने का मतलब यही है संमित्रा, जिसमें कहीं कोई डिस्क्लेमर नहीं है। उसने बाकायदा उसके बयान को ट्वीट किया है राहुल कमल ने, और वो क्लिप लगाई है, कहीं कोई डिस्क्लेमर नहीं है। तो राहुल कमल को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या ये राहुल कमल और उस चैनल की जो है वो पॉलिसी है, ये उनका ये मत है इसको लेकर के। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पर उस चैनल को नोटिस देना चाहिए, कम से कम उसको तो नोटिस दें। अमित मालवीय कुछ कह रहा है, वो उसका पॉलिटिकल मसला हो सकता है। पॉलिटिकल लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप गंभीर तरीके के लगाते रहते हैं संमित्रा जी। उसको एक तरीके से माफ भी इस बहाने किया सकता है, भी ठीक है पॉलिटिकल आदमी, उसने पॉलिटिकल अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से बोल दिया। लेकिन उस चैनल का अगर न्यूज़ डायरेक्टर जो है वो उसको ट्वीट कर रहा है, तो ये पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं है। इसका मतलब कि वो उस वक्तव्य को एंडोर्स कर रहा है। ये गंभीर घटना है। हम लोग भी अगर संमित्रा जी किसी की कोई बात सुनाते हैं तो हम उसके साथ उसको बताते हैं कि ये फला आदमी का बयान है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और लेना देना होता भी नहीं है। राहुल गांधी अगर कुछ कह रहे हैं, चाहे वो कैम्ब्रिज में कह रहे हो, चाहे यहाँ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कह रहे हैं, ये हमारे विचार नहीं है, राहुल गांधी के विचार हैं। हम उन विचारों की समीक्षा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी ने कहा उसको हम अपने पल्ले ओढ़ लेंगे, नहीं ओढ़ेंगे। ना राहुल गांधी का ओढ़ेंगे, ना नरेंद्र मोदी का ओढ़ेंगे, किसी का भी नहीं ओढ़ेंगे। तो ये जो है, तो कांग्रेस को इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर इस तरीके से आप निगलेक्ट करते रहेंगे तो फिर मन बढ़ता जाएगा। ये एक तरीके से टेस्ट बैलून है। इस तरीके से कुछ कोशिश की जा रही है कि इस पर क्या रिएक्शन रहता है, उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे ये लोग इस तरीके से। तो ये आगे ना बढ़े तो उसको यहीं रोका जाए। तो इस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई करनी होगी, और प्रधानमंत्री से भी मांग करनी होगी कि वो आकर के बताएं कि ये भारतीय जनता पार्टी का क्या ऑफिशियल स्टैंड है
इसको भारतीय जनता पार्टी बताए और वो चैनल बताए कि क्या ये उसका ऑफिशियल स्टैंड है। ये मुझे लगता है ये मांग करनी चाहिए। बाकी पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप सब लगते रहते हैं, इधर के लोग लगाएंगे तब भी हम समीक्षा करेंगे, उधर के लगाएंगे तब भी हम समीक्षा कर रहे हैं। वही कर रहे हैं हम लोग, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया समीक्षा करते हुए सुमित्रा जी। राहुल गांधी के बयान की भी और अमित मालवीय के बयान की भी, सबकी हम समीक्षा ही कर रहे हैं। तो हम तो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन हमारे काम के बीच से निकल करके स्थितियाँ जो हैं वो शहीदों के अपमान तक ना पहुँचने पाएँ, इसकी तरफ ध्यान रखना तमाम जो पक्ष हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों का कर्तव्य बनता है कि आपके आपसी मतभेद, आपकी आइडियोलॉजी की लड़ाई कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस आइडियोलॉजी की लड़ाई में किसी भी तरीके से ये लड़ाई देश के अपमान और देश के शहीदों के अपमान तक नहीं जानी चाहिए, वो चाहे इधर के लोग हों चाहे उधर के लोग हों। समिता जी जी बिल्कुल। देश में शहीदों का अपमान अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब ये होना शुरू हो गया है। तो मेरा ख्याल है ये अब सबके लिए सावधान होने का वक्त है, क्योंकि जैसा वो लगेगी आग तो मतलब आएंगे कई घर जद में वो कि इस गली में अकेले मेरा मकान तो नहीं है। ये जो बात कही गई है ये क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस के शहीद हुए। अगर आज आपने मतलब जो 2 पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अगर आप उनको केवल कांग्रेस पार्टी तक सीमित करके देख रहे हैं तो ये उनकी संकुचित सोच का परिचय है। अब उनकी सोच उनको मुबारक हो, चाहे जैसा सोचें, लेकिन ये हो सकता है कि कल को बढ़ते बढ़ते आप रानी लक्ष्मीबाई या आप भगत सिंह तक भी पहुंच जाएंगे। और आप क्योंकि देश के इतिहास को तो बदलना ही है, आपकी मंशा यही है, संविधान और उसके साथ साथ जो इतिहास है उसको भी आप बदलना चाहते हैं। बहुत सारी बातें इतिहास को लेकर गलत सलत अब जो है वो आने लगी हैं। जिस तरीके से पाठ्य पुस्तकों में बदलाव होने लगा है, ये छोटे छोटे जो है परीक्षण किए जा रहे हैं कि देखते हैं समाज इस पर कुछ बोलता है कि नहीं बोलता है। आपने जो 6वीं 7वीं की जो सामाजिक विज्ञान की किताबें हैं उनका सिलेबस आपने बड़े धीरे से बदल दिया, आपने उसमें दूसरी चीजें ले आए। यहाँ तक कि आप जलियांवाला बाग जो है उसका भी रूप आपने बदल दिया, आपने उसको उसके मूल रूप में नहीं रखा। तो आज की जो नई पीढ़ी है वो तो इस बात को समझ ही नहीं पाएगी कि क्या हुआ था जलियांवाला बाग में। तो ये सारी चीजें सायास हो रही थी, मतलब बिल्कुल इरादे के साथ कि हमको इतिहास बदलना है, लोगों की सोच को बदलना है, और धीरे धीरे ये कोशिश होती जा रही थी। और अब उस कोशिश में एक ये बड़ा कदम उठा लिया बीजेपी ने, उसके साथ साथ उसका साथ देने वाले चैनलों ने, कि किस तरीके से 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत को भी एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर रख दिया है। आने वाले समय में और क्या कुछ बीजेपी करेगी इसका अनुमान भी हम नहीं लगा सकते, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को मेरा ख्याल है अब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब उनके प्रयोग जो है बीजेपी के प्रयोग अब देश के इतिहास और परंपरा और संस्कृति और देश के अस्तित्व, इन सब पर एक तरीके से भारी पड़ने लगे हैं। तो अमरेंद्र जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।